अगर आप अदबी दुनिया के काम को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स की मदद से कर सकते हैं। फेलुदा की जासूसी। सत्यजीत रे। हर रोज़ तीसरे पहर राजेन बाबू को मॉल की ओर आते देखता हूँ। उनके सिर के बाल पक गए हैं, रंग गोरा है, चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती रहती है। नेपाल और तिब्बत की पुरानी वस्तुओं की जो दुकान है, यहाँ कुछ थोड़ा वक्त गुजार कर फिर बाहर बेंच पर आधा घंटा गुजारते हैं और जब शाम होने को आती है वो अपने जला पहाड़ के मकान में लौट जाते हैं। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे जाकर उनका घर देख आया हूँ। जब मैं फाटक के निकट पहुँचा, अचानक मेरी ओर मुड़कर बोले, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मेरा नाम तपेश रंजन बोस है। फिर? ये लेमन जूस लो। ये कहकर उन्होंने सचमुच जेब से एक लेमन जूस निकालकर मुझे दिया और कहा, एक दिन सुबह मेरे घर पर आओ, मेरे पास अनेक मुखौटे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वही राजेन बाबू इतनी मुसीबतों में फंस सकते हैं, इस पर कौन विश्वास करेगा? फेलुदा को ज्यों ही मैंने ये बात बताई वो झुंझला उठे। ज़्यादा बड़प्पन मत कर, कौन किस मुसीबत में फंसेगा ये क्या किसी आदमी को देखकर समझा जा सकता है? मैं स्वभाववश गुस्से में आ गया। वाह रे, राजेश बाबू जो अच्छे आदमी हैं, ये क्या देखने पर कोई समझ सकता है कि वो इस तरह की मुसीबत में फंसेंगे? अच्छा ठीक है, अब ये बता कि किस तरह की मुसीबत है। और तू तो निहायत बालक है, फिर तुझे विपत्ति की बात कैसे मालूम हुई? मैं निहायत बच्चा नहीं हूँ क्योंकि मेरी उम्र 13.5 वर्ष है। फेलुदा की उम्र मुझसे दुगनी है। सच कहूँ तो हर्ज ही क्या है, बात सचमुच मेरे जानने की नहीं थी। मैं मॉल की बेंच पर बैठा था। चूँकि रविवार था और बैंड बजने वाला था, इसलिए मैं सुनने के लिए ही यहाँ बैठा था। मेरी बगल में 3 कौड़ी बाबू बैठे हुए थे, जो राजेन बाबू का मकान किराए पर लेकर गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आए हुए थे। 3 कौड़ी बाबू आनंद बाजार पत्रिका पढ़ रहे थे और मैं झांक झांक कर फुटबॉल की खबरें देखने की कोशिश कर रहा था। तभी राजेन बाबू हाँफते हुए आए और चेहरे पर उदासी लिए 3 कौड़ी बाबू की बगल में धम से बैठ गए। उसके बाद अपनी चादर से बदन का पसीना पोंछने लगे। 3 कौड़ी बाबू ने अखबार रखकर पूछा, क्या हुआ, चढ़ाई तय करके आए हैं क्या? राजेन बाबू ने आहिस्ता से कहा, नहीं साहब, एक इनक्रेडिबल बात है। इनक्रेडिबल शब्द से मैं परिचित था। फेलुदा इस शब्द का अक्सर प्रयोग करते थे। इसका अर्थ है अविश्वसनीय। 3 कौड़ी बाबू ने पूछा, क्या बात है? लीजिए देखिए। हाँफते हुए राजेन बाबू ने एक मुड़ा हुआ कागज़ जेब से निकालकर 3 कौड़ी बाबू के हाथ में थमा दिया। मैं समझ गया कि ये एक पत्र है। मैंने अवश्य ही उस पत्र को नहीं पढ़ा था, बल्कि मैं विपरीत दिशा में अपना मुंह घुमाकर गुनगुनाते हुए इस तरह का भाव प्रदर्शित कर रहा था जैसे बड़े बुजुर्गों की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं। मगर पत्र न पढ़ने के बावजूद मैंने 3 कौड़ी बाबू की बातें सुन ली थी। सचमुच इनक्रेडिबल है ये तो। आप पर किसको इतना आक्रोश हो सकता है कि आपको इस प्रकार धमकी भरा पत्र लिखे? राजेन बाबू ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। सच कहने में हर्ज ही क्या। मैंने कभी किसी की कोई हानि की हो ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता। 3 कौड़ी बाबू ने राजेन बाबू की ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, बाजार में इन बातों की चर्चा न करना बेहतर है, घर चलिए। दोनों बूढ़े उठकर खड़े हो गए। फेलुदा घटना के बारे में सुनकर कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उनके पेशानियों पर सलवटें थीं। इसके बाद वो बोले, फिर तेरे कहने का मतलब है कि एक बार गहराई से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुमको रहस्यजनक घटना की तलाश थी ना? तुमने कहा था कि जासूसी किताबें पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जासूसी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है। अब बात तो सही है। उदाहरण के तौर पर तुम इस बात को ले सकते हो, लेकिन आज तो मैं मॉल नहीं गया। फिर भी मैं बता सकता हूँ कि तुम किस दिशा की बेंच पर बैठे थे। किस दिशा में बताओ भला? राधा रेस्तरां की दाहिनी तरफ की बेंचों में से किसी बेंच पर। अरे वाह, क्या कहना है, ये बात तुम्हारी समझ में कैसे आई? आज तीसरे पहर की धूप थी। तेरा बायां गाल धूप से झुलस गया है, मगर दाहिना नहीं झुलसा। सिर्फ उधर की बेंच पर बैठने से ही पश्चिम की धूप गाल पर पड़ती है। इनक्रेडिबल। खैर, अब बात यह है कि राजेन मजूमदार के घर पर एक बार जाना ज़रूरी है। अब 77 कदम बाकी हैं, और अगर ना हो तो
होगा ही फेलुदा, मैंने पिछली बार गिना था, और न होने पर मुझे मुक्के की मार सहनी होगी। हाँ, मगर ज़्यादा ज़ोर से मत मारना, ज़ोर से मारने से सिर का भेजा इधर उधर हो जाता है। कितने आश्चर्य की बात है कि 77 कदम चलने पर राजेन बाबू का घर नहीं आया। 23 कदम और चलने के बाद उनके फाटक के सामने पहुंचे। फेलुदा ने हल्के से एक मुक्का जमाते हुए कहा, पिछली बार लौटने के समय गिना था या आने के समय? लौटने के समय। इडियट, लौटने के समय का रास्ता ढलान है, तो निश्चय ही लंबे लंबे कदम रखते हुए लौटा होगा। हाँ, यही बात रही होगी, है ही, इसलिए उस बार कदमों की संख्या कम थी और इस बार ज़्यादा हुई। जवानी की उम्र में आदमी लंबे लंबे कदम रखता है, लगभग दौड़ने के जैसे, और बुढ़ापा आने पर ढालू रास्ते पर ब्रेक कसकर छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। अगर ऐसा न करें तो मुंह के बल गिर पड़ें। पास ही कहीं किसी घर से रेडियो का कोई गीत सुनाई दे रहा था। फेलुदा ने आगे बढ़ कर के कॉलिंग बेल दबाया। क्या कहोगे, ये सोच लिया है फेलुदा? जो भी इच्छा होगी कह दूंगा, मगर तू कुछ मत बोलना। जितनी देर तक हम उनके साथ रहें तू एक शब्द भी मत बोलना। अगर कुछ पूछें तो भी नहीं। शट अप। नेपाली नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। अंदर चले आइए। हम बैठक में पहुंचे। पुराने ढर्रे का बड़ा ही खूबसूरत लकड़ी का मकान था। सुना था राजेन बाबू रिटायर्ड होकर 10 वर्षों से दार्जिलिंग रह रहे हैं। वे कलकत्ते में नामी वकील रह चुके थे। कमरे में जितनी भी मेज़ और कुर्सियां थी सभी बेंत की थी। जो चीज़ें सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थीं वे थीं दांत पीसते हुए मुखौटों की कतार, जिनकी आंखों में क्रोध का भाव था। इसके अलावा पुरानी ढाल, तलवार, फरसा, थालियां और गुलदस्ते वगैरह वगैरह। कपड़े पर रंगों से बनाई गई बुद्धदेव की तस्वीर भी थी। ये तस्वीर कितनी पुरानी है पता नहीं, मगर उसमें जो सुनहला रंग है वो अब भी झिलमिलाता रहता है। हम दोनों बेंत की कुर्सियों पर बैठ गए। फेलुदा ने दीवारों पर निगाह दौड़ाकर कहा, जितनी भी कांटियां हैं नई हैं, जंग नहीं लगा है। संभवतः भले मानस का पुरानी चीज़ों का शौक ज़्यादा पुराना नहीं है। तभी राजेन बाबू कमरे के अंदर आए। मैंने आश्चर्य के साथ देखा। फेलुदा ने उन्हें उठकर प्रणाम किया और कहा, पहचान रहे हैं, मैं जयकृष्ण मित्र का लड़का फेलू। शुरू में राजेन बाबू के माथे पर सलवटें उभर आईं। उसके बाद सहज स्थिति में आकर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, वाह वाह, तुम कितने बड़े हो गए, यहाँ कब आए? घर पर सब कुशल? तुम्हारे पिताजी भी आए हैं? फेलुदा उत्तर दिए जा रहे थे। मैं मन ही मन कह रहा था कि ये कितना अन्याय है कि फेलुदा ने कभी ये नहीं बताया कि वो राजेन बाबू को पहचानते हैं। अब जबकि फेलुदा ने मेरा परिचय दिया, राजेन बाबू का चेहरा देखने से ये पता नहीं चला कि 7 दिन पहले उन्होंने मुझे लेमन जूस देने का वादा किया था। फेलुदा ने कहा कि प्राचीन वस्तुओं के प्रति आप बहुत ही शौकीन मालूम होते हैं। राजेन बाबू ने कहा, हाँ, अब तो ये शौक नशे जैसा हो गया है। अच्छा, ये शौक कब से पैदा हुआ आपको? लगभग 6 महीने से, मगर इस बीच बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। फेलुदा ने अपने गले को खंखार कर अब मुझसे सुनी हुई बात बताई। आपने मेरे पिता के मुकदमे में जिस तरह से सहायता की थी, उसके बदले अगर इस मुसीबत में मैं कुछ कर सकूं तो। राजेन बाबू के मनोबल को देखने से पता चला कि सहायता मिलने पर उन्हें खुशी ही होगी, मगर वो कुछ बोलें इसके पहले ही 3 कौड़ी बाबू ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। उनके हाँफने का सिलसिला देखकर लगा कि वे संभवतः घूम फिर कर आए हैं। राजेन बाबू ने उनसे हमारा परिचय करवाते हुए कहा कि ये मेरे अतरंग मित्र ज्ञानेश सेन एडवोकेट 3 कौड़ी बाबू का पड़ोसी है। ये सुनकर कि मैं मकान किराए पर लगाने जा रहा हूँ, ज्ञानेश ने ही इन्हें मेरे यहाँ आने को कहा। शुरू में उन्होंने होटल में ठहरने का सोचा था। 3 कौड़ी बाबू ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने चुरट की सनक के कारण भय लग रहा था। ये भी हो सकता था कि राजेन बाबू चुरुट की गंध बर्दाश्त न कर सकते हों, इसलिए बात मैंने अपने प्रथम पत्र में ही उन्हें सूचित कर दी। फेलुदा ने कहा, क्या आप हवा पानी बदलने के ख्याल से आए हैं? हाँ, मगर हवा की कमी ही ज़्यादातर महसूस हुई है यहाँ। लोग उम्मीद करते हैं कि पहाड़ में कुछ और ज़्यादा सर्दी रहती होगी। फेलुदा अचानक पूछ बैठे, शायद आपको संगीत का शौक है? 3 कौड़ी बाबू ने आश्चर्य में आकर हंसते हुए कहा, वाह, ये बात तुम्हें कैसे मालूम?
आप जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने देखा कि लाठी पर रखी हुई आपने आपके दाहिने हाथ की तर्जनी रेडियो के गीत पर ताल दे रही है। राजेन बाबू ने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही बात कही, आप बहुत अच्छा श्यामा संगीत गाते हैं। फेलूदा ने कहा, तो वो पत्र आपके पास है? राजेन बाबू ने कहा, हाँ। राजेन बाबू ने कोट की बुक पॉकेट से पत्र निकालकर फेलूदा को थमा दिया। अब मुझे उसे देखने का मौका मिला। यह हाथ से लिखा हुआ पत्र नहीं था। अलग अलग स्थानों में छपे बंगला के शब्दों को काट कर गोंद से जोड़कर पत्र लिखा गया है। जो कुछ लिखा है वो ये है, अपने अन्याय के लिए सजा भोगने के लिए तैयार रहो। फेलूदा ने पूछा, क्या ये पत्र डाक से आया है? राजेन बाबू ने कहा, हाँ, लोकल डाक से। दुख की बात यही है कि लिफाफे को मैंने फेंक दिया। उस पर दार्जिलिंग का ही पोस्टमार्क था। पता भी छपे बंगला के शब्दों को काट काट कर लिखा गया था। आपको किसी पर संदेह होता है? क्या कहूँ, याद नहीं आता कि कभी मैंने किसी के साथ कोई अन्याय या अत्याचार किया हो। जो लोग आपके घर पर आते जाते रहते हैं, उनका नाम बता सकते हैं? अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं लोगों से बहुत ही कम मिलता जुलता हूँ। जब भी मेरी कभी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर फणी मित्र आया करते हैं, बस। वे किस तरह के आदमी हैं? डॉक्टर के लिहाज से संभवतः साधारण कोटि के हैं, मगर इससे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी का साधारण कोटि से ही इलाज हो जाता है। जब से मैं दार्जिलिंग आया हूँ, जुकाम या बुखार के अलावा मुझे कुछ हुआ भी नहीं। चिकित्सा करने पर आपसे पैसा लेते हैं? लेते हैं। इसके अलावा मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। व्यर्थ ही एहसान क्यों लूँ? और कौन कौन आता जाता है? आजकल घोषाल नामक एक व्यक्ति आते जाते हैं। ये देखो। मैंने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। गोरे रंग मझले कद का एक आदमी सूट पहने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ रहा था। लगा मेरे ही नाम की चर्चा हो रही है। राजेन बाबू बोले, अभी अभी आपका नाम लिया गया है घोषाल बाबू। आपको भी मेरे ही जैसा पुरानी वस्तुओं का शौक है। यही बात मैं इस नौजवान से कहने जा रहा था। आइए आपका परिचय करवा दूं। नमस्कार वगैरह के बाद मिस्टर घोषाल, पूरा नाम आइनी मोहन घोषाल, राजेन बाबू से बोले, आपको आज दुकान पर नहीं देखा तो सोचा एक बार मिल लूं। राजेन बाबू ने कहा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात मैं समझ गया कि राजेन बाबू मिस्टर घोषाल से पत्र की बाबत कुछ कहना नहीं चाहते। मिस्टर घोषाल के आते ही फेलूदा ने पत्र को हथेली में छिपा लिया। घोषाल बोले, अगर आप व्यस्त हैं तो दरअसल आपका वो तिब्बती घंटा जो था वो मैं एक बार देखना चाहता था। राजेन बाबू बोले, अरे ये तो आसान काम है, मेरे पास ही रखा है। राजेन बाबू घंटा लाने के लिए बगल के कमरे में चले गए। फेलूदा ने घोषाल बाबू से पूछा, क्या आप यहीं रहते हैं? वे दीवार से एक फरसा उतारकर उसे देखते हुए बोले, मैं किसी भी जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। अपने कारोबार के चलते मुझे बहुत घूमना पड़ता है। मैं क्यूरियो का संग्रह करता हूँ। घर लौटने के समय फेलूदा से पूछने पर पता चला कि क्यूरियो का अर्थ है दुष्प्राप्य पुरानी वस्तुएं। राजेन बाबू घंटे को लेकर आए। देखने में वो एक अजीब सी वस्तु लग रही थी। उसके नीचे का हिस्सा चांदी का था, हत्था तांबे का और पीतल से मिलाकर बनाया गया था, और ऊपरी हिस्से में लाल नीले पत्थर जड़े थे। आइनी बाबू ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर घंटे को इधर उधर घुमाकर बहुत देर तक देखा। राजेन बाबू ने पूछा, किस तरह का मालूम हो रहा है? सचमुच आपने तो बाजी मार ली। एकदम पुरानी वस्तु है। आप जब कह रहे थे तो मेरे मन में किसी तरह का संदेह न रहा। दुकानदार का कहना है कि बिल्कुल लामा के प्रासाद की वस्तु है। इसमें आश्चर्य की कोई गुंजाइश ही नहीं। शायद आप इसे अपने से अलग नहीं करना चाहते, यानी कि अच्छी कीमत मिलने पर भी नहीं। राजेन बाबू ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन मोड़ी और कहा, जानते हैं बात क्या है? शौक की चीज़ है। इसके प्रति प्रेम हो गया है। उसे बेचकर लाभ में रहूं, या कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं। आइनी बाबू ने घंटा लौटाते हुए कहा, चलूं? आशा है कि कल आप बाहर निकलिएगा। राजेन बाबू ने कहा, हाँ, इच्छा तो है। आइनी बाबू के चले जाने के बाद फेलूदा ने राजेन बाबू से कहा कि कुछ दिनों तक बाहर मत निकला करें और सावधानी से रहा करें। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन जानते हो कठिनाई क्या है? उस पत्र की बातें इतनी अविश्वसनीय हैं कि इसे सीरियसली ले ही नहीं पा रहा हूँ। लगता है कि कोई मजाक है, जिसे प्रैक्टिकल जोक कहा जाता है।
जितने दिनों तक इसके बारे में निश्चित नहीं हो जाते हैं घर पर ही रहें। आपका नेपाली नौकर कितने दिनों से आपके साथ है? शुरू से ही। वो बिल्कुल विश्वसनीय है। फेलुदा ने 3 कौड़ी बाबू की ओर मुड़कर कहा, आप ज़्यादातर घर पर ही रहा करते हैं ना? जी, सुबह शाम ज़रा इधर उधर टहल करके वापस चला आता हूँ, बस इतना ही। मगर विपत्ति अगर आ भी जाए तो मैं बूढ़ा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? 64 का हूँ, राजेन बाबू से 1 वर्ष छोटा। राजेन बाबू बोले, वे आबो हवा बदलने के ख्याल से यहाँ आए हैं। उन्हें घर में बंदी बनाकर रखने की साजिश तुम लोग क्यों कर रहे हो? मैं रहूँगा, मेरा नौकर रहेगा, इतना काफ़ी है। अगर तुम लोग चाहो तो सुबह शाम पता लगाते रहना। ठीक है, वैसा ही करेंगे। फेलुदा के देखा देखी मैं भी उठकर खड़ा हो गया। हम लोग जहाँ बैठे थे उसके विपरीत दिशा में एक फायर प्लेस था। फायर प्लेस के ऊपर एक आला था और आले के ऊपर फ्रेमों में 3 तस्वीरें थी। फेलुदा उसी तरफ चले गए। पहली तस्वीर को दिखाते हुए राजेन बाबू बोले, आप मेरी पत्नी हैं। विवाह होने के 4 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी तस्वीर मेरे हम उम्र एक बालक की थी। उसके बदन पर वेलवेट का कोट था। फेलुदा ने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? राजेन बाबू ने कहकहा लगाते हुए कहा, समय के प्रभाव से मनुष्य के चेहरे पर किस तरह के अजीब परिवर्तन आ जाते हैं, उसे समझाने के लिए ये तस्वीर है। ये मेरे ही बचपन का संस्करण है। उन दिनों मैं बाकुंडा के मिशन स्कूल में पढ़ता था और मेरे पिता बाकुंडा में मजिस्ट्रेट थे। सचमुच राजेन बाबू का बचपन खासा खूबसूरत चेहरा था। इतना ज़रूर है कि तस्वीर देखकर भुलावे में मत आना। शैतान लड़के के नाम से तब मेरी बदनामी फैली हुई थी। न केवल शिक्षकों को बल्कि छात्रों को भी मैं बहुत परेशान किया करता था। एक बार खेल कूद के दिन 100 गज की दौड़ में सबसे अच्छे रनर को लंगड़ी मारकर गिरा दिया था मैंने। तीसरी तस्वीर फेलुदा के हमउम्र एक युवक की थी। राजेन बाबू ने बताया कि ये उनके इकलौते बेटे प्रवीण की तस्वीर है। अभी वे कहाँ रह रहे हैं? राजेन बाबू ने गले को खंखार कर कहा, ठीक ठीक मालूम नहीं, बहुत दिनों से देश के बाहर रह रहा है, लगभग 16 बरसों से। आपसे पत्राचार नहीं करते? नहीं। फेलुदा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। मैंने मन ही मन कहा, फेलुदा तो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह बातें कर रहे हैं। बाहर गहरा अंधेरा रेंग रहा था। जला पहाड़ पर स्थित मकानों में बत्तियां जल रही थी। मैंने पहाड़ से नीचे की ओर देखा। रंगीन उपत्यका से कोहरा ऊपर की ओर उठ रहा था। राजेन बाबू और 3 कौड़ी बाबू हम लोगों के साथ फाटक तक आए। राजेन बाबू ने धीरे स्वर में फेलुदा से कहा, तुम बच्चे हो, फिर भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इतने शांतिपूर्ण परिवेश में मैं ये पत्र जैसे मेघ का वज्रपात है। फेलुदा ने जोर से कहा, आप चिंता मत करें, मैं इसका निदान ढूंढ निकालूंगा। आप निश्चिंतता के साथ आराम करें।